नमस्कार। मेरी आवाज आ नमस्कार। रहा है? मेरी आवाज आ रहा है? सबको मेरा नमस्कार। ठीक है जी। नमस्कार जी। चलिए। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम शुरू करते हैं। आज से हमारा ये एस्ट्रो वास्तु कोर्स चालू हो रहा है। देखिए, मैं आज जो कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तु मतलब वास्तुशास्त्र है क्या, आप में से कोई हो कि जिनको पता है कि वास्तु क्या है, कोई हो कि जिनको पता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। लेकिन अगर कोई हो कि भाई आपको कुछ भी नहीं पता, नो वास्तु नो एस्ट्रोलॉजी, नो प्रॉब्लम, मैं जीरो से बताऊंगा। मैं आज शुरू पे एकदम शुरू में जो बताऊंगा कि ये जो आप लोग ना सभी अपना अपना म्यूट रखिएगा प्लीज। हाँ, जब भी आप कभी भी जो है जब भी बात करिएगा तो अनम्यूट हो जाइएगा, अनम्यूट करके बात करिएगा, फिर म्यूट कर दीजिएगा। ठीक है। बात है कि ये जो वास्तुशास्त्र है, इनके पीछे एक स्टोरी है और इन स्टोरी को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो जानने की दरकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखिएगा, एक शब्द मैं कहता हूं, हमारा संस्कृत प्राचीन भारतीय सभ्यता, प्राचीन इंडियन जो वैदिक कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट जो था वो संस्कृत पाली, ये उस समय की ये भाषा था। संस्कृत में हर एक शब्द का जो धातु रूप होता है, उन धातु से उन शब्द को अलग 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 डिफाइन किया जाता है। एक शब्द मैं कहता हूं, उसका नाम है भाबा। भाबा, ये भव शब्द हम कहते हैं, भव मतलब बीइंग, जो हम कहते हैं कि एमिजर, जिसको कहते हैं कि होना, मैं हूं, बीइंग, बीइंग होना। ये जो भव शब्द है, इस भव शब्द का अलग 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 मीनिंग सोचिए। जैसे भव शब्द से आया है भुवन। भुवन हम क्या कहते हैं कि हम इस धरती को भुवन कहते हैं, बोलते हैं त्रिभुवन। त्रिभुवन क्या है? प्राचीन जो हमारी शास्त्र के अनुसार स्वर्ग, मर्त्य और पताल, इन तीन लोगों को त्रिभुवन कहते हैं, त्रिलोक। तीनों लोग। अब ये जो भुवन है, हम अपना धरती को कहते हैं भुवन। और और उसी से आया है जो शब्द है, उसका नाम है भवन। जब हम जहां पे बास करते हैं, निवास करते हैं, जो हमारा ड्वेलिंग एरिया, जिसको हम कहते हैं वास्तु। देखिए, यहीं से आया है भावना। भावना क्या है? हम लोग जो सोचते हैं, आवर थॉट। तो भवन, भुवन, भावना, दिस आर ऑल इंटरकनेक्टेड। और यहीं से आया है शब्द भाव, जो ज्योतिष में कहा जाता है भावा। ज्योतिष में आप अगर जानते हो कि भाई द टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दैट इज राशि, भाव, ग्रह। तो भाव क्या है? मैं कहूंगा कि भाई एक पर्टिकुलर समय में एक किसी का भी द एक्सप्रेशन, या कहो कि भाई वो कैसा है, एक्सप्रेशन ऑफ द बीइंग। किसी एक पर्टिकुलर समय में कोई कैसा है, उसकी जो प्रकाश है वो उसका भाव है। जैसे दुख भाव, सुख भाव। कोई दुखी है तो वो प्रकाशित हो रहा है, रो रहा है, तो कहते हैं अब दुखी भाव। कोई बड़ा हैप्पीनेस है, सुखी है, तो कहता है उसकी प्रकाश होता है भाई सुख, सुख भाव। तो ये अलग अलग ये भाव है। हम जिस शब्द से हम हमारा जो जिसकी जान पहचान होगा वो है क्या है? भवन। ये भाव का बातचीत भी होगा, क्योंकि ये एस्ट्रो वास्तु है, तो हम भाव का सब कनेक्ट कर देंगे, बाद में करेंगे एंड में जाके। अभी फिलहाल जो है हमारी भवन की बातचीत होगा। अब ये जो भवन जो है, देखिए पहले तो भवन नहीं था। पहले तो भाई इंसान तो भटकता हुआ, जैसे शेर भालू सब भटकते हैं इधर उधर उधर उधर। बट सभी को ना भाई एक पर्टिकुलर जगह की दरकार होता है। सभी को एक पर्टिकुलर जगह की दरकार होता है, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो किसी गुफा में हो, चाहे कहीं पे भी हो। उसको एक पर्टिकुलर समय वहां पे क्या करना है भाई? रहना है। जैसे हमारी जो बीज मतलब जो मधुमक्खी, वो पहले घर
वो करोड़ों साल पहले भी घर बनाते थे, आज भी घर बनाते हैं। हमारे जो पंछी है, वो पंछी नेस्ट बनाते हैं अंडे देने के समय, और हम जो इंसान हैं, हम अपना भवन बनाते हैं। और देखो, जो कुछ कुछ एक पंछी है जो अपना घर को सिर्फ मतलब नेस्ट बना लेते नहीं। एक पंछी है हमारे यहाँ पे जिसको हम बाबुई पखी कहते हैं, वो सिर्फ अपना घर बना लेते नहीं है। घर में आप जो जो जिसको कहते हैं ना, ये भाई जो जुगनू जुगनू, वो लाके गोबर में उसको सटा देते हैं कि वो रोशनी दे। आज का बात नहीं है, करोड़ों साल से हो रहा है भैया। हम तो दो चार मतलब साल, दो दो 200-400 साल हुआ है कि 200 क्यों, 50-60-100 साल हुआ है कि बिजली बत्ती आया है। उसके पहले तो था जो है जो दीपक था। और जुगनू, जो हमारी जुगनू जो होता है, जिसको हम जोनाकी कहते हैं, वो बाबुई पखी उसको अपना घर में उसको रोशनी देने के लिए करोड़ों साल पहले से ही वो लगाना चालू कर दिया था। तो हम इंसान जो भी सीखे हैं भाई, इस जग संसार से सीखे हैं। अब ये जो भवन हमारा बन गया, तो भवन बनाने के बाद एक बात है। देखो, पहले झोपड़पट्टी बना, पहले तो गुफा गुफा में थे, फिर झोपड़पट्टी बनाना सीखा। अब झोपड़पट्टी बनाते बनाते इंसान उसको और सिक्योर करने के लिए पत्थर से, पहले लकीर से घर बनाया, पत्थर से घर बनाना चालू किया। अब घर थोड़ा बड़ा बनाना चालू किया, लार्ज। क्यों भाई? अपना कंफर्ट बढ़ाने के लिए। हम पहले तो भाई गुफा में क्यों रहते थे? गुफा में रहते थे कि भाई वहां पे सिर्फ उसको जो मतलब बारिश से, धूप से बचने के लिए, थोड़ा सोने के लिए, चाहे आप शेर कहो चाहे जो भी कहो, वो गुफा में वही करते हैं। इंसान भी पहले वैसे ही अपना झोपड़पट्टी बना लिया। फिर धीरे धीरे इंसान को देखा कि घर के अंदर थोड़ा सुकून मिलता है, भवन के अंदर उसका भावना का थोड़ा अलग विकास होता है। घर के अंदर मतलब भवन के अंदर उसका भावों का अलग 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 प्रकाश होता है। और धीरे धीरे वो कंफर्ट जोन में आ गया और कंफर्ट बनाने की, बढ़ाने की प्रयास किया। जैसे आज के दिन में, मतलब सुनने में खराब लगेगा, हम घर के अंदर ही जो टॉयलेट, जो लेटरिन घर के अंदर ही करते हैं भैया। कंफर्ट इतना बढ़ा लिया कि हम अपने घर के अंदर ही अपना टॉयलेट बना लिया, बाहर नहीं जाएंगे, थोड़ा ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, एकदम बिस्तर से बिस्तर से थोड़ा जमीन पे पैर रखा, भाई टॉयलेट मेरे सामने है, सब कुछ घर के सामने है। भाई बाथरूम भी हमारा घर के अंदर है, ऊपर हम झरना लगा दिया। पहले तो इंसान बारिश में, पशु पंछी शेर भालू सब बारिश में जो है वो भीगते थे। अब हम बाथरूम में जाके ही बारिश में भीगते हैं। क्यों? कंफर्ट जोन में हम आ गए, हम अपना कंफर्ट बना लिया। सीधा बात, प्राचीन काल में जो थोड़ा अपने आप को, क्या कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, अपना हालात सुधार लिया, जो रिच बन गया, मान लो राजा बन गया, जो धनी बन गया, वो क्या किया, अपने भवन के अंदर भवन को कंफर्टेबल बना लिया और ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट बनाना चालू किया, ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल बनाना चालू किया। और ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल जब बनाना चालू किया, एक कहावत है, देखिए हम धरती में जो आए हैं ना इंसान, हम कर्मा करने के लिए आए हैं। और इस कर्मा को छोड़ के, कर्मा को भूल के अगर हम थोड़ा ऐशो आराम करेंगे तो कर्मा होगा नहीं, और हमारा कर्म होगा नहीं तो धर्म होगा नहीं, तो हमारा हर तरफ से हमारे ये प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। तो जब से ये कंफर्टेबल जोन में इंसान आ गया, जब से अपना घर को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाना चालू किया, तब से क्या हुआ, उनका समस्या बढ़ना चालू हुआ। प्राचीन काल में हमारी भारतीय परंपरा में ऋषियों ने बहुत ज्यादा अपना नॉलेज को बहुत आगे बढ़ाया था। उन्होंने देखा था कि भाई घर के अंदर जितना भी हम कंफर्टेबल जो है जोन बनाएंगे, जितना भी कंफर्ट बनाने की प्रयास करेंगे, उतना हमारा तकलीफ होता है। उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया कि भाई ठीक है, घर के अंदर ही हम टॉयलेट बनाएंगे, घर के अंदर ही हम खाना खाएंगे, घर के अंदर ही हम खाना पकाएंगे, वहीं पे हम सोएंगे, वहीं पे हम बातचीत करेंगे, सब कुछ वहीं पे करेंगे, दुख भी वहां पे होगा तो रोएंगे भी वहां। तो ऐसा अगर हर जीवन का हर प्रकार की घटना अगर घर के अंदर होगा, तो प्राचीन ऋषियों ने क्या किया
कि घर के अंदर कौन सी पर्टिकुलर जगह में कौन सा एक्टिविटी सही है, उसके ऊपर काम किया। और इस काम को सबसे ज्यादा मतलब अच्छा अंजाम जो दिया था, उसका नाम है भगवान विश्वकर्मा। ही वॉज द फर्स्ट इंजीनियर एवर। ही वॉज द फर्स्ट सिविल इंजीनियर, देवताओं का इंजीनियर था। तो भगवान विश्वकर्मा जी, ये जो वास या निवास है, इन वास निवास के अंदर इंसान की जो जो एक्टिविटी, भाई कंफर्टेबल जोन में जो जो कंफर्टेबल एक्टिविटी, जो जो उनका एक सही दिशा निर्णय किया कि बोला इस दिशा में अगर आप इस एक्टिविटी करोगे तो वो उस जगह के साथ सिंक हो जाता है, वो उस जगह पे सही है। ये जो कला है, इसकी नाम है वास्तु। इसके पीछे बहुत सारा मतलब क्या है, मैं और भी माइथोलॉजी है, मैं इतना माइथोलॉजी में नहीं जाऊंगा। मैं जो कहने वाला हूं, तो मैंने क्या कहा, भवन, भुवन, भावना, ये सब इंटरकनेक्टेड चीज है। देखो हमारा जो सोच है ना, जो हम सोचते हैं, हमारी भावना, हम काम जो करते हैं, हम काम करने के पहले सोच लेते हैं भाई काम करूंगा। हम जिस जिस जो पहले सोचते हैं, उस सोच के अनुसार हम काम करते हैं। जो काम करते हैं उस काम का रिजल्ट हमारा होता है, हमारा काम का अंजाम मतलब रिजल्ट मिलता है। अगर हमारा सोच गलत है तो हमारा काम गलत होगा। अगर काम गलत होगा, उसका रिजल्ट गलत होगा। अगर उसका रिजल्ट गलत होगा तो हमें परेशान होना पड़ेगा। तो पहले सोच को ठीक करो, पहले भावना को ठीक करो। ऋषियों ने देखा कि हमारा जो भावना है और ये जो भवन है, दे आर इंटरकनेक्टेड। हमारा जो सोच है और हमारा जो वास्तु है, दे आर इंटरकनेक्टेड। कैसे? देखिए, ये जो जीवन है, मैं आज मतलब जो बेसिक इनर बात कह रहा हूँ, वास्तु का ग्रिडिंग वगैरह सब होगा, आगे आगे होगा। आप लोगों को जियोजेब्रा एप्स फ्री एप्स, आप लोगों को कैनवा एप्स फ्री एप्स, आप लोगों को जो है गूगल गूगल अर्थ प्रो फ्री एप्स। अगर आपका लैपटॉप है तो इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा, मैं सिखा दूंगा, और उसी के सहारे हम काम करेंगे। आप लोगों को एक कंपास, देखिए बहुत सारा मोबाइल में, आज के दिन में बहुत सारा मोबाइल में कंपास है, इनबिल्ट कंपास है, उससे भी आप काम चला सकते हो। या फिर बाजार में कंपास मिलता है, आप अगर अच्छा कंपास खरीदना चाहते हो तो 400-500 रुपया उसका कीमत पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। जो मिलिट्री कंपास है, आप मिल सकते हैं। एक कंपास लगेगा, एक शक्ति चक्र आपको लगेगा, आप लोगों को पेंसिल, स्केल स्केल भाई थोड़ा हमें एकदम थोड़ा बच्चा बनना पड़ेगा, हमें स्केल, पेंसिल, रबर, कलरिंग पेन, कलरिंग पेंसिल, ये सब खरीद लेना पड़ेगा। ग्रैप पेपर सब खरीद लीजिएगा। जो प्रैक्टिकल बताऊंगा प्रैक्टिकल मैनुअली, और जो थ्रू एप्स वो भी मैं बताऊंगा। मैं दोनों चीज एक साथ बता के जाऊंगा। आप चाहे जो आपको मर्जी आप करो, ये आप लोग खरीद लीजिएगा। तो बात है ग्रीडिंग वगैरह सब होगा आस्ते आस्ते धीरे धीरे। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ, ये जो हमारा भावना है, ये जो हमारा कर्म है, तो हम कर्म का ही तो रिजल्ट हमें मिलता है। तो प्राचीन ऋषियों ने क्या किया, बोला पहले अगर सोच को ठीक कर लिया जाए, भावना को अगर ठीक कर लिया जाए, तो हमारी मतलब थॉट प्रोसेस ठीक कर लिया जाए तो हमारा काम भी ठीक हो जाएगा। और काम अगर ठीक हो जाएगा, काम करने का तरीका अगर ठीक हो जाएगा, एग्जीक्यूशन अगर सही होगा, तो हमारा रिजल्ट भी सही होगा। देखिए, ये जो हमारा विपद होता है ना, डेंजर, विपद कैसे होता है, बोला हम जब विपथ में चलते हैं, विपथ मतलब गलत रास्ता, विपथ, जब हम विपथ में चलते हैं तब हमारा विपद होता है। हम जब गलत गलत रास्ते पे चलते हैं तो हमें डेंजर हमारे सामने आता है। अगर हमारा रास्ता सही है तो डेंजर नहीं होगा। और गलत रास्ता पे हम क्यों चलते हैं, हम विपथ में क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारा नॉलेज नहीं होता कि कौन सा दिशा में जाए, या फिर गलत नॉलेज होता है कौन सा दिशा में जाए। और ये जो ज्ञान, ये जो हमें मिलता है सब कुछ, ये हमारे अंदर की बात है। तो हमारी भावना या थॉट प्रोसेस को पहले ठीक करना पड़ेगा। तो ऋषियों ने, वास्तु क्या है कि हम वास्तु का करेक्शन करेंगे तो हमारा थॉट प्रोसेस करेक्ट होगा। अगर हम थॉट प्रोसेस को करेक्ट कर सकते हैं तो हमारा वास्तु करेक्ट होगा। और इस थॉट प्रोसेस का जो बात है, यहाँ फिर हमारे जो भावना जो है, मैं जो सोच की बात करूं, ये सोच आया कहां से। देखो हमारा ये जीवन है ना, ये जीवन, जब कोई जातक या बच्चा जन्म लेता है, उस जन्म के समय वो पहले चीखता है, चिल्लाता है, बस फर्स्ट ब्रीथिंग लेता है।
अब उसे ब्रीथिंग लेने के बाद उसका जीवन चालू हो जाता है। और ये ऋषियों ने कह दिया कि भाई भाई साइंटिस्ट डॉक्टर सब कहेगा कि इसके अंदर वाला जितना भी सब ऑर्गन्स चालू हो गया, इसका लंग्स, इसका हार्ट धक धक करना चालू हो गया, बट ये जीवन चालू हुआ। बट अकॉर्डिंग टू आवर ऋषिज, अकॉर्डिंग टू आवर सेजेस, एक शरीर, उसके अंदर एक आत्मा एक्टिवेट हो गया, और उस शरीर और आत्मा इनको कंट्रोलिंग करने के लिए एक मन होगा। मन, बॉडी 3 प्रकार है, फिजिकल बॉडी, एक मेंटल बॉडी, एक स्पिरिचुअल बॉडी। हम कौन सा बॉडी में हाथ लगाएंगे? हम मेंटल बॉडी में हाथ लगाएंगे, इमोशनल बॉडी में। कौन सा बॉडी में? इमोशनल बॉडी में। थॉट प्रोसेस जहां से आता है। देखिए फिजिकल बॉडी जो है ना, हमारा फिजिकल बॉडी, हम अगर सही खाना खाएंगे, सही समय पे नींद ले लेंगे, सही तरीके से चलेंगे, मतलब जो नियम है डिसिप्लिन मेंटेन के चलेंगे, करके चलेंगे, तो बॉडी ठीक रहेगा। बट हमारा मन, जिसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं है। अच्छा, मन की 2 पार्ट है। क्या पार्ट? एक है कॉन्शस, एक है सब कॉन्शस। कॉन्शस माइंड क्या है? कॉन्शस माइंड हम जिसको कहते हैं इंटेलिजेंसी, बुद्धि। बुद्धि क्या है? हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो जाना, हम जो मतलब जो हम एकदम पूरा पंच इंद्रिय से जिसको हमने क्या किया? एक्सपीरियंस किया, उस अनुसार हम जो कर्मा करते हैं या जो हम सोचते हैं, दैट इज आवर इंटेलिजेंसी। बट इसके ऊपर जो है सबकॉन्शियस, अब चेतन मन, वो बुद्धि का बात नहीं है। मैं चाहता भी नहीं हूं, कैसे हो गया? मैं चाहता नहीं हूं, कैसे हो गया? भाई मैं सोचता हूं मैं अच्छा बन जाऊं, लेकिन मैं अच्छा नहीं बन पाता। मेरे दुकान है, दुकान में खरीदार आता नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों आता नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों मेरे दुकान में खरीदार आता नहीं है, मुझे पता नहीं। मैं तो भाई मैं आंखों से देख रहा हूं मेरे दुकान के पे कोई खरीदार नहीं है, मैं कानों से सुन रहा हूं कोई बात नहीं कर रहा है मुझसे, मैं भाई मैं देख रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि नोबडी इज विथ मी, मैं अकेला हूं। व्हाई? क्यों मैं हूं? मुझे पता नहीं। बट किसी ने चेक किया, किसी ने मुझे ऑब्जर्व किया, बोला तुम्हारा बात करने का तरीका सही नहीं है। मैंने बोला मैं तो जैसे बात करता हूँ, मुझे तो यही भाई, मैं गुस्से गुस्से से बात करता हूँ, मैं लोगों से गाली गलौज करता हूँ, ये तो मेरा पता नहीं, मुझे हो जाता है ऐसे। हु कंट्रोल मी? बुद्धि? नो, द कंट्रोलिंग पावर इज माय सबकॉन्शियस। और ये जो सबकॉन्शियस है ना, ये जो सबकॉन्शियस की मैं बात कर रहा हूं, तो मन का 2 पार्ट है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। हम चेतन मन पे जीते हैं भैया, हम सब चेतन मन पे जीते हैं। हम जो भी कर्मा करते हैं, जो भी काम करते हैं, सब चेतन मन पे करते हैं, सब चेतन मन पे करते हैं। और हमें जो कंट्रोल करता है वो हमारी अवचेतन मन, जिसके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। और ये चेतन अवचेतन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये जो माइंड है, इनके बीच जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन हमारे हाथ पे नहीं है। सबकॉन्शियस के ऊपर कॉन्शियस का कोई प्रभाव नहीं है, बट कॉन्शियस के ऊपर सबकॉन्शियस की प्रभाव है। और कॉन्शियस जब जागृत होता है, सबकॉन्शियस तब इनएक्टिव हो जाता है। और सबकॉन्शियस जब एक्टिव होता है, कॉन्शियस तब इनएक्टिव हो जाता है। चीज को समझिएगा, ये है गहरा राज, वास्तुशास्त्र का सबसे गहरा राज। जब किसी का कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है, कॉन्शियस माइंड मतलब जब मैं जागे हूं, मेरा आंख जागे है, मैं देख रहा हूं, मेरा कान सुन रहा है, मेरा त्वचा एक्टिवेट है, तो मैं कॉन्शियस में हूं और हर चीज को मैं एक्सपीरियंस करके एक्सेप्ट कर रहा हूं, दैट इज कॉन्शियस माइंड। और जब मैं कॉन्शियस माइंड में हूं, तब मेरा सबकॉन्शियस माइंड इनएक्टिव है, वो तब उसका कोई रोल नहीं है। जब हमारी कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाएगा, अर्थात मैं जब स्लीपिंग मोड में चला जाऊंगा, उस समय सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। फिर मैं जब जागृत हो जाऊंगा, अर्थात हमारा पंच इंद्र जब एक्टिव हो जाएगा, तब हमारा सबकॉन्शियस भी एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, पंचेंद्र का जो खेल है, मैं कह रहा हूं, देखो हमारा ना पंचेंद्र की बात कर रहा हूं मैं, आंख, कान, त्वचा, जीभ, नाक। अब हमारे शास्त्र में, हमारी सनातन में कहता है कि भाई छठा इंद्र की बात, सिक्स्थ सेंस,
किसका छठा इंद्रिय जागृत है? जो हम लोग देखियो यहाँ पे ऑकल्ट पे आए हैं ना, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करो, वास्तु करो, चाहे जो भी करो, हमारी छठा इंद्रिय या सिक्स सेंस की दरकार होता है। जिनका सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर, चाहे जो भी कहो, सिक्स सेंस जितना भाई दुनिया में जितना भी लोग बड़े हुए हैं, दुनिया में जितना भी लोग कामयाब हुए हैं, सबको पूछोगे सिक्स सेंस बड़ा जागृत है। तो ये छठा इंद्र की बात है, और छठा इंद्र का कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस से है, बट सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का कोई कनेक्शन नहीं है। प्राचीन ऋषियों ने, हमारे देश के ऋषियों ने, मैं जो कह रहा भगवान विश्वकर्मा जी, उन्होंने ऑब्जर्व करके सबकॉन्शियस माइंड को डिकोड किया। कैसे? बोला ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे जो भावना, मतलब जो हमारी अवचेतन भावना, चेतन भावना एक अवचेतन भावना, जो अवचेतन भावना सबकॉन्शियस माइंड की जो सोच, उसके साथ हमारी भवन की कनेक्शन है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम जन्म जन्मांतर से जो भी कर्मा करके आए हैं, जन्म जन्मांतर से, वो हर कर्मा का स्टोरेज हमारा सबकॉन्शियस है। मैं पिछला जन्म क्या क्या किया हूँ, अच्छा हो बुरा, चाहे जो भी किया हूँ, आप लोग सुने होंगे, जो लोग आप जानते हो कि ऊपर यमराज के द्वार है, और यम द्वार में लोग मरने के बाद जाता है। दिस आर ऑल माइथोलॉजी और दिस आर ऑल लर्निंग्स, हमें नॉलेज देता है, हमें सिर्फ इसको समझना पड़ेगा। तो यम द्वार में चित्रगुप्त के नाम के एक उनकी जो है हेल्पर है, उनके पास काम करता है चित्रगुप्त, और चित्रगुप्त का एक कॉपी बुक है, बोलते हैं ना चित्रगुप्त के खाता है, वहां पे हर इंसान की पाप और पुण्य का हिसाब लिखा हुआ रहता है। हर इंसान की पाप और पुण्य का हिसाब लिखा रहता है कि इसने ये इतना इतना पाप किया, इसने इतना इतना पुण्य किया, और वो पाप पुण्य का विचार होके जमराज ने उसको दंड देता है, और फिर नेक्स्ट बात में जाके उसको उसी तरह का जीवन मिलता है। ये चित्रगुप्त का, और चित्रगुप्त खाता जो है जम द्वार में जो है मैथोलॉजी है, बट दिस इज आवर सबकॉन्शियस, सब कुछ स्टोरेज है उसके अंदर, और वो सबकॉन्शियस के साथ हमारी डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, फिजिकल बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं है, सीधा सीधा। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का कनेक्शन किसका होता है? बोलते हैं जो योगी होता है, जो योगी होता है, योगियों का कनेक्ट सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का कनेक्शन हो जाता है। क्योंकि जिसका कोई चाहत नहीं है, जिसका कोई आसक्ति नहीं है, जो कुछ नहीं चाहता है, जो जीरो लेवल में चला गया है, बैलेंस, तो उसका कॉन्शियस सबकॉन्शियस का कनेक्शन हो जाता है। बोलते हैं योगी जो होता है ना, योगियों का कोई पत्री कुंडली कुछ नहीं होता है, योगियों का कोई पाप पुण्य का खेल नहीं रहता है। योगी मतलब वो जीरो लेवल में चला गया, उसका कुछ चाहत अनचाहत कुछ नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर चाहते हैं, ईश्वर की चरण चाहते हैं। बट हम जो मनुष्य है, हम जो संसारी है, हमारी बहुत प्रकार की चाहत है। देखिए, हम जो चाहते हैं, मतलब चाहने वाला चीज को अगर ना पाए वही दुख है। दुख का डेफिनेशन क्या है? हम जो चाहते हैं हम पाते नहीं है, दैट इज आवर मिजरी। और सुख क्या है? हमें जो मिला है मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया, हमें जो मिला हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, और कुछ नहीं है। जो है मेरे पास मैं उसमें खुश हूं तो मैं हैप्पी हूं, जो मेरे पास नहीं है उसके लिए मैं दुखी हूं, वो मेरे अनहैप्पी स्टेट क्रिएट करता है। तो और हम चाहत अनचाहत, क्योंकि हम भाई इंसान है, भाई हम आम इंसान है, हमारा पंच इंद्रिय एक्टिवेट है, कॉन्शियस माइंड, हमारा आंख देख रहा है भाई पड़ोस के घर में कितना सुंदर सुंदर चीजें आ रहा है, मेरा आंख देख रहा है पड़ोस के घर के लड़का को आईएएस मिल गया, मेरा आंख कान में सुनाई दे रहा है कि भाई सबकी डंका बज रहा है, तो मेरा भी नियत गड़बड़ा रहा है, मेरा भी इच्छा हो रहा है, मुझे भी आसक्ति हो रहा है, मुझे भी चाहिए। मैंने सुना उसने फेयर एंड लवली को यूज करके गोरा सफेद बन गया, तो मुझे भी इच्छा हो रहा है। दिस इज द रीजन ऑफ मिजरी। हम भाई भाई हम इंसान है, आम इंसान है, तो हमें हमारा चाहत अनचाहत बहुत कुछ है, तो दिस इज आवर द रीजन ऑफ मिजरी। और हम चाहते हैं संसार में, हमें चाहिए सब कुछ भाई, काम क्रोध लोभ मोह मोह मात्सर्य प्यार मोहब्बत सब कुछ चाहिए हमें, और उसी कारण हमारी दुख होता है, और हम दुख को भुगतते रहते हैं। और
ये जो हमें होता है क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड पे जीते हैं। और जो सबकॉन्शियस है, जो लिखा है सबकॉन्शियस में, अगर हमारे लिए कुछ दंड लिखा है, सबकॉन्शियस क्या करता है, कॉन्शियस को कमांड दे देता है, दंडित हो जाओ। भाई मैंने अगर किसी को मौत के घाट उतार दिया था कभी, तो मेरा सबकॉन्शियस मुझे वही जगह भेज देगा, ऐसी जगह मेरा भी ऐसी तरह की मौत होगा। ये है नियति। मैंने अगर किसी का पैसा मार दिया था, तो मेरी ही सबकॉन्शियस मेरी कॉन्शियस को कमांड कर देगा, उसी रास्ते पे मुझे भेज देगा, मैं जाके वहां पे भाई मेरा भी पैसा लुटे होगा। दिस इज द लॉजिक। और इस सबकॉन्शियस के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। ऋषियों ने देखा, ऑब्जर्व किया कि अगर हमारा सबकॉन्शियस में कोई प्रॉब्लम है, जो हमारी भवन में या वास्तु में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। अगर हम वास्तु को या भवन को डिकोड कर लेंगे, भवन को अगर पढ़ लेंगे, तो हम अपने सबकॉन्शियस की खेल को भी पढ़ लेंगे। हम सबकॉन्शियस को जाके किसी का सबकॉन्शियस को जाकर करेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम भवन को करेक्शन कर सकते हैं। विधि क्या है? विधि है नियम। नियम किस चीज का है? किसके लिए है नियम? मनुष्य के लिए। हम क्या है? मनुष्य। क्या है मनुष्य? मनुष्य है द के वो बीच में फंसा हुआ एक कंडीशन, बीच में फंसा हुआ एक कंडीशन। बीच में मतलब एक है देवता शूर और एक है असुर। जो सुर में है दे आर देवतास, जो असुर में है वो है राक्षस। हम देवता और राक्षस के बीच फंसा हुआ इंसान। हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हैप्पीनेस स्टेट, गुड कंडीशन, वेल सिचुएशन में जाएंगे देवताओं की तरफ। हम नीचे की तरफ जाएंगे अनहैप्पीनेस स्टेट, मिजायरी, दुख दर्द पीड़ा, असुर की तरफ। जब हम नियम का उल्लंघन करेंगे हमारी डाउनफॉल होगा, जब हम नियम को ठीक ठाक मानेंगे तो हमारी अपलिफ्शन होगा। नियम है कि भाई हम इंसान है ना, हमें असुर भी नहीं बनना है, हमें शूर भी नहीं बनना है। ना हम देवता बनना चाहते हैं, ना हम असुर बनना चाहते हैं। ईश्वर ने हमें बनाया है इंसान, हमें बीच में मनुष्य बैलेंस करके चलना पड़ेगा और बैलेंस करके हमारे इस जीवन को बिताना पड़ेगा। और हमारा सबकॉन्शियस अगर बैलेंस है तभी हमारा लाइफ बैलेंस होगा। अगर लाइफ बैलेंस होगा तो हमारा हर कर्म, भाई संसारी जीव है, हर कर्म ठीक ठाक चलेगा। अगर सबकॉन्शियस की कमांड गलत होगा तो हमारा बहुत सारा कर्म गलत गलत होगा। हम खुद ही गलती करेंगे, कोई हमें तकलीफ नहीं देता है, हम अपनी तकलीफ खुद पैदा करते हैं। ये दिस इज द लॉजिक। तो ऋषियों ने क्या किया, इसे सबकॉन्शियस के साथ वास्तु का कनेक्शन देखा और सबकॉन्शियस को करेक्शन करने का तरीका ढूंढा। कैसे? वास्तु करेक्शन करके। कैसे वास्तु करेक्शन करके? ये मैं आप लोगों को एलिमेंटल थ्योरी बताऊंगा। एलिमेंटल थ्योरी क्या है? ये जो भवन है ना, चलिए फिर मैं माइथोलॉजी की बात करता हूँ। हम सनातनी लोग क्या विश्वास करते हैं, जैसे कि भाई कहता है, बोला कि देयर वाज नथिंग, पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था। और हमारी माइथोलॉजी क्या कहता है, ये क्षीर सागर में भगवान विष्णु योग निद्रा में विलीन थे। उनकी मन की इच्छा हुआ, उस इच्छा के ताप में उनकी नाभि कमल पे ब्रह्मा जी का सृष्टि हो गया और ब्रह्मा जी क्या किया, सृष्टि का रचना कर दिया। पहले कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग, फिर सृष्टि हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। अब ब्रह्मा जी जो सृष्टि किया, जो सृष्टि के बारे में हमें जितना पता है कि भाई सृष्टि किया, स्वर्ग मर्त पाताल को सृष्टि किया। अब आज के दिन में नासा वाले, इसरो वाले सब ढूंढ रहे हैं, उधर पे वो आकाश गंगा है, उधर पे वो है गैलेक्सी है, और उधर पे इतना 1000 करोड़ लगता है रोशनी आने में, फिर उसके बाद क्या है, वो करते रहे। हमारे पौराणिक गाथा क्या कह दिया प्राचीन काल में, बोला कि भाई भगवान विष्णु का इच्छा हुआ, ब्रह्मा जी का, उनकी नाभि कमल में ब्रह्मा जी सृष्टि, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दिया। फिर हमारे प्राचीन पूर्वजों ने क्या किया, बोला ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जो तत्व है, मान कंटेंट, बोला इनर कंटेंट क्या है ब्रह्मांड का, बोला पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स, अग्नि पृथ्वी वायु जल और आकाश। आप ब्रह्मांड के जिधर पे भी जाओ, वो कुछ ना कुछ एक एलिमेंट आपको मिलेगा। और ये पूरा पंच तत्व बैलेंसिंग वे में हमारा धरती में है, पृथ्वी में पूरा पंच तत्व बैलेंसिंग वे में है।
यहाँ पे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, पंच तत्व का बैलेंस है, इसीलिए यहाँ पे सृष्टि हुआ, जीव सृष्टि हुआ। मंगल में, गुरु में, शनि में नहीं है शायद, तो शायद वहां पे वो नहीं है, बैलेंस नहीं है, और वहां पे यहाँ पे बैलेंस है, इसीलिए सृष्टि हो गया। ये जो पंचतत्व है, ये जो पंचतत्व है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, पंचतत्व द कंटेंट ऑफ द यूनिवर्स। इस पंचतत्व से जैसे यूनिवर्स सृष्टि हुआ, इस पंचतत्व से धरती भी सृष्टि हुआ, इस पंचतत्व से हम भी सृष्टि हुए हैं, इस पंचतत्व से हमारा घर भी सृष्टि हुआ है। हमारा जो घर है ना, वास्तु, जो हम भवन में रहते हैं, भवन को क्या कहते हैं? देखिए, एक वो है, एक माइथोलॉजी है। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती बैठे हैं, और भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी दोनों का एक परीक्षा हो रहा है। बोला भाई, कौन सबसे पहले पूरा त्रिभुवन को, त्रिलोक को घूम के आ सकता है? तो कार्तिक जी तो उनका मयूर है, वो फट से निकल गया, और गणेश जी का तो थोड़ा छोटा सा वो है, जो रेट जिसको कहते हैं, वो जो महाराज है वो, तो गणेश जी क्या करेगा? गणेश जी वॉज द वाइज मैन, वाइज देवता। गणेश जी क्या किया? अपने माता पिता को एक चक्कर लगा दिया, बोला मैं अपना त्रिभुवन घूम लिया हूँ। तो माता पिता जहाँ पे रहता है वही हमारी भुवन होता है, त्रिभुवन। कहाँ पे रहता है माता पिता? हमारे घर में रहता है, तो घर भी हमारा भुवन की तरह है। एक कहावत है, जत्र ब्रह्मांड तत्र पिंड, मतलब ब्रह्मांड में जो है वो पिंड ये शरीर में है। हमारा शरीर को कहते हैं पिंड। देखो, ब्रह्मांड का 3 तल है। जो लोग तंत्रकार होते हैं, तंत्र साधना करते हैं, वो 3 तल है। एक होता है पिंड लोक, पिंड देश, एक होता है ब्रह्मांड देश, एक होता है दयाल देश। संत लोग जो है वो इसका जो है साधना बदना जो करता है वो सब दयाल देश की बात है। तो हम जो पिंड में रहते हैं, अर्थात जहाँ पे हमारी ये पंच इंद्र का खेल चलता है, हमारे आंख नाक से हम देख पाते हैं, यहाँ पे सुख दुख चाहत अनचाहत लेके हम पिंड में रहते हैं। और ये पिंड क्या है? शरीर। भाई शरीर खत्म, बस पिंड खत्म। और ये जो शरीर लेके हम इस वास्तु के अंदर, मतलब घर में अंदर रहते हैं ना, तो जो जो हमारे शरीर के अंदर है वही ब्रह्मांड में है, वो धरती में है, वही हमारे वास्तु में है। कौन है? पंचतत्व, 5 एलिमेंट्स, अलग अलग रूप से, अलग अलग रंग से, बट द एलिमेंट्स आर 5 एलिमेंट्स। ऋषियों ने इन पंच तत्व के ऊपर ऑब्जर्वेशन चलाया, और इस पंच तत्व के आधार पे वास्तु को समझा। अब देखिए, मैंने क्या कहा पहले, जब हम गलत रास्ते पे चलते हैं तभी हम तो डेंजर हमारे सामने आ जाता है ना। जब हम बी पथ में चलते हैं तब हम विपद में पड़ते हैं। अर्थात द वे, हम जो हमें जो वे निकलता है, तो गलत वे है तो हमारा प्रॉब्लम आता है, अर्थात हमारी दिशा गलत हो जाता है। प्राचीन ऋषियों ने इस दिशा को समझा। हम कहते हैं ना, ये लड़का भटक गया है, गलत दिशा पे जा रहा है। हम कभी कभी कहते हैं ना, अरे लड़का भटक गया है, गलत गलत दिशा पे जा रहा है, वो मर जाएगा। तो दिशा को ऋषियों ने भाई बड़े एकदम कॉशियसली और बड़ा ही एकदम अंदर झांक के जाके दिशाओं को समझा। ये धरती में दशो दिशा है। दशो दिशा, दशो दिशा क्या है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ईशान अग्नि नैऋत वायु, ऊर्ध्व अध, दिस आर 10 दिशा। देखिए, ये जो 8 दिशा है ना, 8 दिशा, कौन सा 8 दिशा? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ईशान अग्नि नैऋत वायु। ये अगर 8 दिशा सही है तो आपका मोशन क्या होगा? ऊर्ध्व, ऊपर की तरफ। और अगर ये 8 दिशा गलत है आपके जीवन में, तो आपका मोशन क्या होगा? पतन, अधो की तरफ, नीचे की तरफ। तो हमें ये 8 दिशा को ठीक करना है। तो प्राचीन ऋषियों ने दिशा को ऑब्जर्व किया और बोला कि भाई, हम वास्तु के अंदर, हम एक वास्तु को, एक ड्वेलिंग हाउस को, एक कहता है ना कि भाई हमारा घर ही मेरा भूति भुवन है, हमारा घर ही हमारा सब कुछ है, हम घर के अंदर रहते हैं। तो ये जो घर है ना हमारी,
ये जो हमारा घर है, ये जो भवन है, इस भवन को या इस वास्तु को प्राचीन ऋषियों ने क्या किया? डिकोड किया, समझा, दिशा के अनुसार समझा, तत्व के अनुसार समझा, आधार पे डिविजन किया, डिकोड किया। हमारी काम है उसको समझना और उस तत्व या उस लॉजिक के आधार पे सोचना, करेक्शन करना। यहाँ पे और एक मैं मैथोलॉजी बहुत कहूंगा। देखो आज ना ये सभी बताऊंगा मैं भाई। आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है, मतलब खराब तो नहीं लग रहा है क्या जी? बोरिंग नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा ठीक सर, है, दैट इज थोड़ा इंटरेस्टिंग, आज सुन वेरी लीजिए, इंटरेस्टिंग। क्योंकि नेक्स्ट डे से तो हमारा नहीं सर, बहुत अच्छा लग नेक्स्ट रहा डे है। से हमारा लॉजिक चालू हो जाएगा, हमारा रूल स्टेप बाय स्टेप रूल चालू हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा हूँ, नहीं सर, बहुत अच्छा। थैंक यू। तो मैं जो कह रहा हूँ, इस वास्तु को लेके और एक मैथोलॉजी है। देखिए हमारा जो वेद है ना, वेद था श्रुति, और हमारा जितना मैथोलॉजी है, मतलब हमारा जो पौराणिक है, मैथोलॉजी क्या है? ऑल थिंग्स हमें हमें शिक्षा देता है, कुछ कुछ सिखाता है। जितना भी मैथोलॉजी है कुछ सिखाता है। आप अगर शिव पार्वती का कथन पढ़ोगे, शिव पार्वती का कथन, तो भगवान शिव जी माता पार्वती को जो सुनाया, कहानी सुनाया, स्टोरी, और उस कहानी में जग संसार की, ब्रह्मांड की बहुत सा राज उन्होंने बोल के गया, बहुत सा लर्निंग है, शिक्षा है। चलिए, वास्तुशास्त्र का जो जिसके ऊपर हमारा बातचीत होगा, इसका सबसे ज्यादा उल्लेख विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ से मिला है। आप गरुड़ पुराण में जाओ, विष्णु पुराण में जाओ, नारद पुराण में जाओ, बहुत जगह में वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। बाद में बहुत सारा अच्छा अच्छा किताब है, बट विश्वकर्मा प्रकाश जो ग्रंथ है, वी बिलीव दैट द कॉन्सेप्ट, मतलब वो जो धारणा या वो जो लॉजिक, वो भगवान विश्वकर्मा जी का ही सृष्टि किया हुआ है, एंड ही इज द फादर ऑफ वास्तु। देखिए बात है, ये वास्तु को लेके मैं और एक माइथोलॉजी कह रहा हूं, और एक स्टोरी। प्राचीन समय में, उस समय हर रोज देवता और असुर का संग्राम हुआ करता था। मतलब देवता और असुर, ये हमारा माइथोलॉजी कहता है। तो एक समय देवता और असुर में लड़ाई, मतलब घमासान लड़ाई बच गया, और अंधकासुर के साथ शिव जी का लड़ाई हो रहा है, बहुत लड़ाई, और युद्ध चलता रहा, युद्ध चलता रहा, लड़ाई चलता रहा, कोई तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। फिर उस समय बोला शिव जी का पसीना एक बूंद गिरा, पसीना, शिव जी का पसीना आ गया, और उस पसीना से एक एक विचित्र बालक का जन्म हो गया। और वो जन्म होने के बाद ही जो सामने आ रहा है, जो सामने मिल रहा है, वो खाना चालू कर दिया, और धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जितना समय बीतता रहा, वो उसका खाना, मतलब जो सामने मिल रहा है, फिर एक समय पेड़ पौधा सब खाना चालू कर दिया और बड़ा होता रहा। एक समय लगा कि वो पहाड़ पर्वत नदी सब खा लेगा, और देवता राक्षस सब डर गए, अब तो ये तो सब हमें भी खा लेगा, बड़ा होता जाएगा। तब वो ब्रह्मा जी का पास गया, भाई ब्रह्मा जी हमें बचाओ भैया। तो ब्रह्मा जी आया, बोला ये बेटा बेटा तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें पुत्र बनाता हूँ, तुम मेरा मानस पुत्र हो, अब तुम रुको, मैं तुम्हें अपना पुत्र बना लेता हूँ, यू आर माई सन। ब्रह्मा जी उनको मानस पुत्र बना लिया, और बोला अब तुम ना बड़ो मत, तुम जितना तक हो, मैं तुम्हें भोजन की बंदोबस्त कर दूंगा। बोला कैसे भोजन की बंदोबस्त? बोला तुम्हें मर्तलोक में इंसानों की घर के अंदर, वास्तु के अंदर रहने को जगह दिया जाएगा, और उस इंसान के घर में, जिस इंसान के घर में तुम्हें रहने को सही जगह दिया जाएगा, तुम उसका कुछ मत बिगाड़ना। लेकिन जिस इंसान के घर में तुम्हें रहने को सही जगह नहीं दिया जाएगा, तुम उसको खा लेना। उसका मतलब उसका सुख समृद्धि जो भी है सब कुछ खा लेना, उसका जीवन को खा लेना, खाना चालू कर देना। तो तब से उस वास्तु पुरुष को जो है, उसको वो ब्रह्मा जी, और वो वास्तु के अंदर आ गया। अब उसको ब्रह्मा जी कहा कि दिस इज वास्तु देवता, इसको आप वास्तु देवता कहोगे, मैं वो दिखाऊंगा चीज। और हम जब वास्तु बनाते हैं, अगर हम उस वास्तु पुरुष या वास्तु देवता को रहने का जगह ना देके, सही मतलब उसको सही पोजीशन ना देके अगर हम वास्तु बना लिए, तो उसके अंग में जहां पे तकलीफ होगा, हमारा जीवन पे वही जगह खराब कर देगा। चलिए मैं ना
आप लोगों को थोड़ा स्क्रीन शेयर करूं। अच्छा सर, मैं ना अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। कहाँ गया भैया वास्तु बाबा? वास्तु बाबा कहाँ गया? एक सेकंड रुकिए जी, देखता हूँ कहाँ पे है मेरा वास्तु बाबा। नहीं है। दिखा नहीं पाऊंगा। अच्छा मैं देख लूंगा कहीं इधर उधर। ओह सॉरी सॉरी, ये वाला है, मैं ही गलत। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? Yes, sir, visible. नहीं विजिबल सर, नहीं है? Yes, sir, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ देखिए, visible sir, but not so clear. देखिए एक उल्टा लटका हुआ इंसान, देखो इनका पोज देखिए, हाँ जी। जैसे कि इसका 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 जैसे बैक साइड से ये पिक्चर लिया गया है और ऐसे हाथ जोड़ करके पैर जोड़ करके ऐसे इन्होंने इस पोज में है। भगवान ब्रह्मा जी इनको वरदान देके ऐसा पोज दे दिया कि भाई तुम हमेशा ऐसे रहोगे और घर के अंदर तुम, मतलब इंसानों के घर के अंदर तुम ऐसे सेट हो जाना। जिस घर में तुम सही सेट हो पाओगे और वो घर में तुम सही रहोगे, और जिस घर में तुम सही सेट नहीं हो पाओगे, देखो देखिए एक चीज आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ स्क्वायर प्लॉट। हमारे प्राचीन काल में सभी जो मकान या घर बनता था ना, सब जो मतलब आम इंसान का स्क्वायर प्लॉट ही बनता था। और इस कारण स्क्वायर प्लॉट बनता था कि भाई वास्तु देवता जो है उनको ऐसे, मतलब ऐसे पोज में, ये माइथोलॉजी है, ठीक है, ये एक लर्निंग है। अब वो अगर ऐसे रहेगा तो उनको मतलब सही सही रहने का मौका मिलेगा। अगर यही प्लॉट अगर रेक्टेंगुलर होगा तो इनको तो रहने में दर्द होगा जी, क्या? am I right? इन ये जो प्लॉट है अगर ये रेक्टेंगुलर होगा तो ये वास्तु पुरुष महाराज, ये वास्तु देवता को उस जगह में, इस पोज में रहने में तकलीफ होगा, जगह कम पड़ेगा ना। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भाई जिस घर में, जिस वास्तु के अंदर तुम्हें रहने के लिए एकदम एकदम सही सही जगह दिया जाएगा, तुम उसको कुछ मत करना। और जहां पे भी तुम्हें रहने का सही नहीं जगह दिया जाएगा इस पोज में, तुम उसको खा लेना। उसको खा लेना मतलब उसका जीवन का भाई बहुत सारा पार्ट को खा लेना। भाई किसी का रोजगार खा लेना, किसी का पारिवारिक शांति खा लेना, किसी का जो है कि भाई रंग रूप सेहत खा लेना, वगैरह वगैरह। तो ये है लॉजिक। परंतु देखो आज के दिन में ऐसे स्क्वायर प्लॉट तो मिलता नहीं है। आज के दिन में आप अगर फ्लैट में जाओगे, आज के दिन में अगर आप कहीं पे भी जाओगे, तो भाई इंजीनियर्स क्या करता है आज के दिन में कि भाई जितना छोटा या शॉर्ट पैसेज के अंदर सभी प्रकार का सुख सुविधा, भाई एकदम लेटरिन, टॉयलेट, ये शावर, ये बेड, ये सब कुछ जो जो चाहिए विद इन ए कंफर्टेबल सिचुएशन वो पैदा करता है। एक कहावत है, एक बात है, सुनिए। ये जो सुख होता है ना, सुख, शारीरिक सुख, यही हमारे दुख के एक्चुअल रीजन है।
और जितना हम सुख प्राप्त करने के प्रयास करेंगे, वास्तव में हमें उतना ही दुख प्राप्त होगा। और इसी लॉजिक के कारण और इसी आधार पे ही हमारा जीवन चल रहा है। और वास्तु आज के दिन में जो बन रहा है, जो वास्तु ज्यादा बन रहा है, सभी वास्तु आप डिफेक्टिव मान सकते हो। मैं एक चीज कहता हूँ, देखिए ये तो गया वास्तु पुरुष की बात। आज का वास्तु ऐसे ही बनता है ना क्या जी? आज का वास्तु Yes, ऐसे ही sir. बनता है ना? ये एक एग्जांपल है, Yes, sir. एकदम कंफर्टेबल है ना भैया। देखो इधर पे सीढ़ी है, इधर पे बैठने की जगह, हम्म, उधर पे सोने की जगह, एकदम बेडरूम के अटैच टॉयलेट है भाई। देखो बेडरूम पे एकदम बेड से उतरा तो टॉयलेट में जाके बैठ गया, ठीक है। यहीं पे किचन है भाई, खाना यहाँ पे बनाओ, खाना यहाँ पे लेके आओ और खाना चालू कर दो। घर के सामने गाड़ी भी है भाई, पैदल चलने का दरकार नहीं है, आराम ही आराम है। तो क्या चिंता है? इतना शारीरिक सुख मिलेगा, इतना आराम मिलेगा, तो भाई विधि विधि जो है ना वो बड़ा ही कठिन है। हमारे लिए जो लिखा है हमें वो मिलेगा ही मिलेगा। क्लेश अगर लिखा है तो स्वर्ग में बैठ के भी क्लेश मिलेगा, आपको कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्राचीन ऋषियों ने इनको समझा था और समझ के उन्होंने क्या किया कि भाई किसी का क्लेश, किसी का कष्ट पीड़ा, किसी का दुख, उसको समझ के किधर से वो दुख या पीड़ा आ रहा है, उसको कैसे सही करेंगे, उसका एक तरीका अपनाया था, जो हम आगे जाके इस कोर्स में समझेंगे। कंप्लीटली वास्तु का जो लॉजिक हम आगे आगे समझेंगे। परंतु आज मैं जो बोलने का शुरू में प्रयास किया कि वास्तु शास्त्र का सृष्टि कहाँ से हुआ, किस कारण हुआ, हमारी सबकॉन्शियस को ठीक करने का प्रक्रिया से हो रहा है। एक चीज है, सुनिए, किसी का अनम्यूट है भैया, थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। देखिए बात है, हमारे जो वास्तु है ना, हमारा जो वास्तु शास्त्र है, इस वास्तु शास्त्र में तो हमें दिशा समझना पड़ेगा, इस वास्तु शास्त्र में हमें तत्व समझना पड़ेगा, और इस दिशा और तत्व के आधार पे हम काम करेंगे, और हम काम करके दिशा को सही करने की प्रयास करेंगे। दिशा को अगर सही कर लेंगे तो हमारी थॉट पैटर्न या थॉट प्रोसेस, अर्थात हम अगर वास्तु को सही कर लेंगे तो हमारा थॉट प्रोसेस भी सही हो जाएगा, और अगर हमारा थॉट प्रोसेस अगर सही हो जाएगा तो हमारा काम भी सही होगा, तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा होगा। ये है लॉजिक, इसको हम आगे आगे समझेंगे। मैं आगे वाला टॉपिक और चीजें बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक जितना बताया आप लोगों को, इसके अंदर कोई प्रश्न है बता सकते हैं? अब तक जितना बताया, अगर कोई प्रश्न है अब बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं और एक चीज बताने वाला। देखिए ये आप देख रहे हो, ये ज्योतिष है, पत्री है। वास्तु के बाद मैं ये एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट बताऊंगा। और आप जानते हो ना, ये जो ज्योतिष में जो है ना, ये हमारा कुंडली होता है। कुंडली में ये 12 भाव होता है। मैं अभी भाव का बात कहा ना, भवन, भुवन, भावना, भाव, ये 12 भाव है। इस भावों के साथ भी हम भवन का कनेक्शन कर देंगे, राशि के साथ भवन का कनेक्शन कर देंगे, वो एस्ट्रोवास्तु में जाके होगा। उससे पहले वास्तु में पहले हमें दिशा को समझना है, दिशा समझने के बाद हमें तत्व को समझना है, तत्व समझने के बाद हम वास्तु को समझेंगे।
मैं कुछ जो जरूरी बात है मैं आप लोगों को कह दूं। आप लोग इस कोर्स के साथ साथ अपना अपना घर का, जिस घर में आप रहते हो, इस कोर्स चलेगा, आप अपना अपना घर का काम भी करता जाइएगा, आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। कोर्स खत्म होगा, आपका अपना घर का वास्तु भी हो जाएगा, अगर आप मुझे सही तरीका से फॉलो करोगे तब। मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी आप लोगों को सिखाऊंगा, मैं कहूंगा आप अपना घर के ऊपर प्रैक्टिकल कर लो, और एंड में जाके अगर रेमिडाइज करना है, अपना घर को रेमिडाइज करो। वास्तु कंप्लीटली एक रेमिडियल कोर्स है, वास्तु शास्त्र ही है रेमिडी करने का। दो प्रकार की बात है। एक बात, आपका वास्तु बना हुआ नहीं है, आप वास्तु बनाना चाहते हो, तो आप वास्तु शास्त्र का अध्ययन करने के बाद आप अपने हिसाब से सही वास्तु बनाओ, ये एक पार्ट। दूसरा, आपका वास्तु बन गया है, आपका वास्तु बन गया है, और जो वास्तु बन गया है, आप भाई अब मान लो कि आप एक मिडिल क्लास इंसान हो, आप मान लो कि भाई साधारण इंसान हो, आप अपना वास्तु को तोड़ नहीं पाओगे, आप अपना वास्तु को तोड़ना भी नहीं चाहते हो, आपका वास्तु को तोड़ने का आपके पास मतलब उपाय नहीं है। आप तोड़ दोगे तो भाई बहुत गलती हो जाएगा। मान लो कोई बैंक से लोन लेके एक घर बनाया है या फ्लैट खरीदा है या वास्तु बनाया है, अब किसी वास्तुकार बोला आपका वास्तु गलत है, तोड़ो, इट्स इम्पॉसिबल, राजा नहीं है वो। तो उस वास्तु को करेक्ट हम कैसे करेंगे? इस कोर्स करने के बाद हमारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा, हम करेक्शन भी कर पाएंगे बिना ब्रोकिंग, तोड़ फोड़ के। देखिए, मैं शुरू में क्या कहा था, पहले जो इंसान था झोपड़पट्टी पे था, झोपड़ से धीरे धीरे उसका कुछ इंसान की क्या हुआ, परिवर्तन आया, जीवन में सुधार आया, कोई रीच बन गया, उसमें से कोई राजा बन गया, जमींदार बन गया, धनी बन गया। अब वो झोपड़पट्टी में नहीं रहेगा, उसको सिक्योर्ड पैसेज चाहिए, उसके पास पैसा है, उसको कंफर्ट चाहिए, तो वो अपना कंफर्टेबल बस बनाया, वो पैलेस बना लिया, वो मकान बना लिया, वो अपना सुंदर सा मतलब जो है हाउस बना लिया। देखिए, और उन्हीं के ऊपर वास्तु, उन्हीं का ही वास्तु बना, झोपड़पट्टी वास्तु नहीं है। तो उसी कारण वास्तु शास्त्र का उद्भव अमीर या रिच लोगों के लिए ही बना था। वास्तु शास्त्र का तैयारी हुआ था जो जीवन में कंफर्टेबल जोन में है, जिसको कंफर्ट चाहिए, जो कंफर्ट में है, उसके लिए वास्तु बना। गरीब लोगों के लिए, आम इंसान के लिए वास्तु नहीं बना। फिर कुछ लोगों का थोड़ा डेवलपमेंट हो गया, वो राजा तो नहीं बना परंतु वो प्रजा बना, पर उसका भी थोड़ा कंफर्टेबल जोन बनाने की प्रयास किया, अर्थात जीवन में सुधार आना चालू हुआ। पहले जो झोपड़पट्टी में था वो भी मकान या घर बनाना चालू किया। हमारे देश में प्राचीन ऋषियों ने दो प्रकार का वास्तु बनाया, दो प्रकार का वास्तु के ऊपर जो वो किया था प्राचीन ऋषियों ने। क्या? एक वास्तु बना था राजा महाराजाओं के लिए, एक वास्तु बना था प्रजाओं के लिए, और दोनों वास्तु अलग प्रकार है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैंने ये जो स्क्वायर प्लॉट आप लोगों को दिखाया ना, स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर, ये प्रजाओं की वास्तु था। ये वास्तु क्या है? एक बैलेंस वास्तु। बैलेंस वास्तु मतलब भाई आराम से खाओ, आराम से पियो, जितना हो सके काम करो, भगवान के नाम लो, रात को सही तरीके से नींद मारो, फिर सुबह उठ के आराम से काम करो। तुम किसान हो, तुम्हारा बेटा भी किसान होगा, उसका बेटा भी किसान होगा, उसका बेटा भी किसान होगा, तुम्हारा पुरख सभी किसान बनता जाएगा, और तुम अपना ज्यादा डेवलपमेंट मत करो, तुम शांति से रहो, तुम प्रजा हो। दैट इज द वास्तु ऑफ प्रजा। और वो क्या है? स्क्वायर वास्तु। तो स्क्वायर वास्तु में क्या हुआ? डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होगा, तुम किसान हो, किसान ही रहोगे, और तुम्हारे लिए ये वास्तु बनेगा। प्राचीन काल में देखिएगा, ज्यादा लोगों का घर में ऐसे स्क्वायर प्लॉट बनता था, और बीच वाला जो एरिया है ना वो ओपन हुआ करता था। ये वास्तु का लॉजिक है।
परंतु आप अगर प्राचीन 50-100 साल पहले वाला गांव का किसी वास्तु देखे हो या फिर आज भी किसी का है, देखिएगा बीच में जो है ये ओपन वैकेंट स्पेस होगा, मतलब ओपन टू स्काई, और एकदम सेंटर में भगवान जी का मंदिर होगा, जो तुलसी मंच होता है, और चारों ओर घर और बरामदा होता है, और फिर बाहर जाने का रास्ता होता है। ये था प्रजा की वास्तु। ये जो प्रजाओं की वास्तु है, आप किसी भी महल में, प्राचीन काल में जितना भी महल है, आपको किसी भी महल में ऐसे मिडिल का ओपन पैसेज, ओपन टू स्काई नहीं मिलेगा। कोई भी महल जो है, कोई भी महल ऐसे स्क्वायर का नहीं है। आप सोचिएगा, तो प्रजा का वास्तु अलग, राजा का वास्तु अलग। आज के दिन में भाई किसान का बेटा किसान नहीं बनता है। आज के दिन में सब राजा है, अपने जगह में सब राजा है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई अच्छा ट्रेडर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई पॉलिटिकल लीडर है। सब अपनी अपनी जगह पे राजा है, और सब अपना डेवलपमेंट चाहता है, और पैसा बढ़े, और इज्जत बढ़े, और शोहरत बढ़े। सब फ्लैट में रहते हैं। तो भाई अगर वास्तु पीसफुल ना हो, वास्तु पुरुष का रहने की सही जगह ना देके आप अगर अपनी डेवलपमेंट के लिए ट्रेंगुलर शेप का प्लॉट बना लिए हो, आपका डेवलपमेंट होगा, परंतु मन में पीड़ा, जीवन में कष्ट रहेगा ही रहेगा। तो आप अगर तरक्की चाहते हो, आपको तरक्की मिल जाएगा, बट पीसफुल अब नहीं रह पाओगे। आप दुनिया में जितना भी लोग हैं जो आज के दिन में करोड़ों का फ्लैट खरीद रहा है, तरह का सेब का फ्लैट खरीद रहा है, डेवलपमेंट भी है भाई। डॉक्टर्स, बढ़िया डॉक्टर्स बन रहा है, उसका बेटा डॉक्टर्स बन रहा है, डॉक्टर्स के बेटा वकील बन रहा है, और ट्रेडर के बेटा इंजीनियर बन रहा है, फिर जो है गूगल की CEO हो जा रहा, बट जीवन में शांति नहीं है। अधिक सुख है, शांति नहीं है। वास्तुशास्त्र ये सब कुछ समझाएगा, आप इसकी लॉजिक भी समझ पाओगे, बट धीरे धीरे, मैं एक के बाद स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। मैं शुरू में आप लोगों का वास्तु की दिशा समझाऊंगा, वास्तु की दिशा समझाने के बाद दिशा का एट्रीब्यूट समझाऊंगा, दिशा का एट्रीब्यूट समझाने के बाद मैं आगे जाऊंगा। देखिए आप देख रहा हो, ये एक भवन है, दिस इज अ ड्वेलिंग प्लेस। आज के दिन वाला ये वास्तु है, ये भी आप इस छवि को याद रखिएगा। जो दिशा का बात है, मैं थोड़ा आप लोगों को एक चीज बताऊं, समझिएगा भाई। आज के दिन में हम तो दिशा समझ लेते हैं, प्राचीन काल पे दिशा कैसे समझा जाता था? प्राचीन काल में दिशा कैसे समझा जाता था? मान लो कि भाई दिस इज नॉर्थ, राइट? ऐसे लिखता है ना, नॉर्थ लिखता है ना, N। मान लीजिए दिस इज N। अगर ये नॉर्थ है तो दैट इज ईस्ट, ठीक है जी। दैट इज ईस्ट, ये नॉर्थ है, दैट इज ईस्ट। देखो आप सभी जानते हो कि अगर ये नॉर्थ है, अगर ईस्ट है, तो भाई ये जो 4 कॉर्नर्स होता है,
ये जो 4 कॉर्नर्स होता है इसको हम क्या कहते हैं? ये है वेस्ट, हाँ, ये जो है आपका नॉर्थ वेस्ट, राइट, ये जो है आपका नॉर्थ ईस्ट जी, ये जो है आपका साउथ वेस्ट एंड दिस इज साउथ ईस्ट। यही है बात। उत्तर पूर्व, सॉरी यहाँ पे हमने अभी वो नहीं किया, ये है साउथ, राइट, दक्षिण। तो बात है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। एनी नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान, साउथ ईस्ट मतलब अग्नि, साउथ ईस्ट मतलब साउथ वेस्ट मतलब नैऋत, और नॉर्थ वेस्ट मतलब वायु। ये है 8 दिशा। देखो आज के दिन में हमारे पास कंपास है। कंपास कब बना था? जब बीच समुद्र में जो कैप्टन लोग हैं, जो जहाज लेके जाते हैं, उन लोगों को बड़ा तकलीफ हुआ करता था दिशा समझने के लिए। तो उस समय के हमारे साइंटिस्ट ने देखा एक चीज है जिसका नाम है मैग्नेट। वो हमेशा, उसका धर्म है, वो धरती का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल में अलाइन होकर रहता है, ठीक है। वो अलाइन होके ऐसे, मतलब वो हमेशा एक फेस उसका नॉर्थ पोल की तरफ, अर्थात वो नॉर्थ और साउथ में ऐसे अलाइन होता है। तो वो बना दिया कि वो हमें नॉर्थ और साउथ मिला देगा। लेकिन प्राचीन काल में हमारा ये नॉर्थ साउथ समझने का क्या नियम था? प्राचीन काल में हमारा नॉर्थ और साउथ समझने का जो नियम था वो था ये सूर्य नारायण, ये ईस्ट पे राइजिंग होता है और ऐसे ऐसे जाके वेस्ट में सेट होता है। देखिए एक चीज है, तो प्राचीन काल में क्यों, हम आज के दिन में भी अगर कहीं बाहर चलते हैं तो हम ऊपर आसमान में सूरज नारायण को देख के, अच्छा उधर पूर्व है तो ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है, हम ऐसे निर्णय कर लेते हैं। परंतु सूर्य नारायण का कुछ नियम है। सूर्य नारायण हर साल बरस में ईस्ट से राइजिंग होता नहीं है, क्योंकि हमारा धरती का जो घूर्णन है धरती का जो अपना जो ऑर्बिट है और उसकी जो है वो थोड़ा डिग्री का इधर उधर चेंजेस होता रहता है। धरती कभी इधर हिलता है, कभी उधर हिलता है। इसके कारण सूर्य नारायण का राइजिंग कभी ऐसे से ऐसे होता है, कभी ऐसे से एकदम, मतलब एकदम इसमें नहीं, ऐसे से ऐसे होता है। तो सूर्य नारायण को देख के हम एग्जैक्ट ईस्ट हमें मिलेगा नहीं। परंतु जो कंपास महाराज का नाम हमने बताया, वो जो मैग्नेट है वो एकदम उसका धर्म है, वो नॉर्थ साउथ को दर्शाता है। तो हमें कंपास की दरकार पड़ेगा वास्तु समझने के लिए। आप अपना घर को आज के दिन में देखिएगा, आज के दिन में जिसको वास्तु पता नहीं है ना, वो लोग वास्तु के अंदर खड़े होकर बोलते थे दिस इज ईस्ट, हाँ राइट कहा, दिस इज वेस्ट, राइट कहा। बट हमें ना एग्जैक्ट चाहिए, क्योंकि हम एक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। हम ना मोटा मोटा ऐसे कह नहीं देंगे कि इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है। हमें एग्जैक्ट नॉर्थ को निर्णय करना पड़ेगा। कैसे? इसीलिए हमें कंपास की दरकार होगा। हम सबको एक कंपास ले लेना पड़ेगा। अगर आपके मोबाइल में है वही पे काम चल जाएगा, नहीं तो आप कंपास खरीद सकते हो, ऑनलाइन में भी ले सकते हो देख के, ठीक है। तो ये है ईस्ट से लेके हमारे वेस्ट की तरफ क्या है, सूर्य नारायण जाता है। और हमारा जो कंपास है वो नॉर्थ और साउथ में अलाइन होकर रहता है, और ये हमारी वास्तु है। अब चीज को समझिए, अगर ऐसा ही बात है तो हम जिस ड्वेलिंग हाउसेस में रहते हैं, मान लो दिस इज अ ड्वेलिंग हाउस, तो ड्वेलिंग हाउस का भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होगा। ड्वेलिंग हाउस उसका भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होगा। हम इसको निर्णय कर सकते हैं। तरीका मैं बताऊंगा कैसे, कंपास का यूज कैसे है बताऊंगा, बट हमारा घर का भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है। देखिए हम एक का बात कहते हैं, इसका पूर्व दिशा वाला घर है, मतलब क्या है, इसका ईस्ट फेसिंग घर है, इसका साउथ फेसिंग घर है,
इसका नॉर्थ फेसिंग घर है, मतलब क्या है फेसिंग? बिकॉज हमारी जो घर है ना, ये जो घर है, इस घर में हमें प्रवेश करने की दरकार होता है। क्यों? घर मतलब एक एनक्लोज्ड स्पेस। एनक्लोज्ड मतलब देखो, पूरा तो चारों ओर तो भाई दुनिया ही दुनिया, ऊपर आसमान तो खुला है, इधर आप जिधर भी जाओ उतना दूर जा सकते हो। लेकिन हम क्या बनाते हैं? हम एक एनक्लोज्ड स्पेस बना लेते हैं। कौन सा? दिस लाइक दैट। लाइक दैट। हम ऐसे एनक्लोज बना लेते हैं। एनक्लोज देखिए, ये एक एनक्लोज स्पेस है। एनक्लोज मतलब देखिए, चारों ओर दीवार है और बाहर जाने का और अंदर आने का एक एंट्रेंस होता है। दिस इज एन एंट्रेंस, राइट? देखो मेरा कर्सर जहां पे, दिस इज एंट्रेंस, मुख्य द्वार। मुख्य द्वार जिस तरफ होता है हम कहते हैं घर का फेसिंग वही है। अगर ये नीचे की तरफ साउथ है तो हम कहेंगे दिस इज साउथ फेसिंग रूम या साउथ फेसिंग हाउस। मुख्य द्वार जिस तरफ होता है। और देखिए, घर एक अलग दुनिया है, बाहर एक अलग दुनिया है। बाहर मौसम बड़ा ही हसीना है, बड़ा है, बारिश हो रहा है, हम बारिश में बड़े मजे ले रहे हैं। घर के अंदर चले जाओ, बारिश का नामो निशान नहीं रहेगा, पूरा चेंज हो गया। तो ये जो मुख्य द्वार है ना, एंट्रेंस, ये एंट्रेंस हमें घर और बाहर दोनों का बीच पे एक कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है। आप डिवीजन भी कहो और कनेक्शन भी कहो, चाहे जो भी कहो, ये मुख्य द्वार है। तो ये मेन डोर हमारी वास्तु का बहुत जरूरी बात है। हमारे मेन डोर वास्तु का बहुत जरूरी बात है, हमें इसका भी चर्चा होगा। लेकिन मैं जो बताने वाला, तो मैं जो बता रहा था, क्या बता रहा था कि भाई आपका घर का पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम या फिर ईशान, अग्नि, वायु, नैऋत्य वायु। नॉर्थ मतलब उत्तर, नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान, ईस्ट मतलब पूर्व, साउथ ईस्ट मतलब अग्नि, साउथ मतलब दक्षिण, साउथ वेस्ट मतलब नैऋत्य, वेस्ट मतलब पश्चिम एंड नॉर्थ वेस्ट मतलब वायु। यह 8 दिशा की बात कहा मैंने। और हम अपने घर के अंदर इस 8 दिशा को निर्णय कर सकते हैं। हमें एग्जैक्ट ये दिशा निर्णय करना पड़ेगा, ठीक है? हम इसको करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? देखिए, हम जिस शास्त्र का अध्ययन करते हैं आज के दिन में, ये सभी शास्त्र का या ज्ञान जो है, हम कहते हैं कि दिस आर ऑल वेदास। वेद क्या है? वेद का मतलब है, वेद का जो है मीनिंग है कि ज्ञान। वेद का मीनिंग है ज्ञान, नॉलेज। वेद का मीनिंग है ज्ञान या नॉलेज। नॉलेज मिलता कहां से? देखिए, इंसान कुछ एक्सपीरियंस किया और जो कुछ एक्सपीरियंस किया उसी एक्सपीरियंस के आधार पे अपना जीवन या अपना जो है जो रूट निर्णय करता है या निर्धारण करता है। प्राचीन ऋषियों ने ऑब्जर्व करके कुछ एक्सपीरियंस किया था और उसी एक्सपीरियंस के आधार पे उन्होंने जो लिख के गया है या जो बोल के गया है वो हमारे पास ज्ञान है। हमें उस ज्ञान को समझना पड़ेगा, उस नॉलेज को डिकोड करना पड़ेगा। वास्तु का जो 8 दिशा की मैं बात कर रहा हूं, यह अष्ट दिशा है। इन दिशाओं को भी प्राचीन ऋषियों ने सिग्निफाइड करके गया है कि हर एक दिशा का तत्व क्या है, हर एक दिशा का एट्रीब्यूट्स या गुणवत्ता क्या है, कारकता क्या है, हमें इसको समझना पड़ेगा। उत्तर दिशा क्या है, पूर्व दिशा क्या है, हर एक अलग अलग दिशा का मैं एट्रीब्यूट्स बताते जाऊंगा। फिर मॉडर्न जो मतलब जो वास्तु आज के दिन में, मॉडर्न वास्तुकार ने क्या किया
इन 8 दिशा को भी और 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। भाई कम ज्यादा होगा, थोड़ा हाथ में बना रहा हूं। हो गया 16 दिशा, 16 दिशा। हम 16 दिशा की बातचीत करेंगे। 16 दिशा का एट्रीब्यूट समझेंगे। मैं आप लोगों को क्या कहा? शक्ति चक्र का बात। शक्ति चक्र क्या है? ऐसा है शक्ति चक्र, बीच में ब्रह्मा, ऐसे दिशा की बात है। नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ। यह है 16 दिशा। इन 16 दिशा का जो एट्रीब्यूट्स, 16 दिशा का जो सिग्निफिकेशन, मैं एक एक करके बताते जाऊंगा। फिर हमारा धीरे धीरे वास्तु के बारे में चर्चा होता जाएगा। वास्तु में डिफेक्ट कहाँ पे है, उस डिफेक्ट को समझ के हम सबकॉन्शियस में डिफेक्ट कहाँ पे है उसको समझ सकते हैं। वास्तु में डिफेक्ट देख के हम जीवन के पर्टिकुलर कौन सी पार्ट डिफेक्टिव है ये समझ सकते हैं। हमारा जीवन बहुत बड़ा होता है। हमारा जीवन में, जीवन शुरू से अंत तक बहुत प्रकार की हमारे जीवन में घटना घटित होता है। हमारा अलग अलग लाइफ होता है ना। एक मैरिज लाइफ होता है, एक प्रोफेशनल लाइफ होता है, एक जो है हमारी रिलीजियस लाइफ होता है। ऐसे अलग अलग जीवन होता है। तो अलग अलग जीवन को प्राचीन ऋषियों ने अलग अलग दिशा से क्या किया? कनेक्ट करवाया। और पर्टिकुलर दिशा खराब होने से हमारा उस पर्टिकुलर लाइफ खराब हो सकता है। हम अगर दिशा को करेक्ट करेंगे तो हमारा लाइफ की उस पर्टिकुलर जो जगह है वो ठीक हो सकता है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड वास्तु। मेरे बात समझ में आया सबको जी? आज जब तक जितना बताया Yes, क्लियर sir, हुआ? I हाँ am. जी सर। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। Yes, sir. Got it. Of course, got it. थैंक यू। तो देखिए, ये है सब कुछ, मतलब जो बात मैंने कहा, और जितना मेरा बोलना था आज उतना मैंने बोला। भाई 1 घंटा 12 मिनट मैंने बकबक कर लिया। अब आप लोगों का मन में कोई प्रश्न है बताओ? इज देयर एनी क्वेश्चंस? क्या जी? का किसी का मन में कोई प्रश्न नहीं है? सर जो आपने लिस्ट दी थी कि ये सामान हमारे पास होना चाहिए, वो आप ग्रुप में मैं डाल लिख दे दोगे? दूंगा सब, समझा भी दूंगा। धीरे धीरे बोल लेना पड़ेगा। एक शक्ति चक्र लेना पड़ेगा, एक कॉम्पस लेना पड़ेगा। शक्ति चक्र का मैं वो दूंगा, जो जिसको हम ई फॉर्म, भाई एक होता है आज के दिन में एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी। मैं सॉफ्ट कॉपी शक्ति चक्र के सॉफ्ट कनेक्शन दूंगा। बट एक शक्ति चक्र इज अ स्केल। क्या है? जो गोल चांद होता है ना, देखो हम जो जियोमेट्री में, जब हम स्कूल में जो जियोमेट्री करते थे, उस जियोमेट्री में एक अर्धचंद्र होता था, 90 डिग्री 180 डिग्री वाला अर्धचंद्र जियोमेट्री बॉक्स में होता था ना, जिसको हम चांद कहते थे। और एक गोल चांद होता है, गोल मतलब पूरा 360 डिग्री वाला स्केल। शक्ति चक्र एक 360 डिग्री वाला स्केल, उसको वास्तुकारों ने क्या किया? थोड़ा वास्तु के अनुसार डिजाइन कर दिया। दिस इज शक्ति चक्र। क्लियर? आपको खरीदना पड़ेगा 300, 350, 300, Yes, 300, sir. 350 Yes. रुपए उसका कीमत होता है। ठीक है, अलग अलग है। हाँ भाई कहिए। Sir, आप पर्टिकुलर बुक्स भी इसके लिए मतलब कोई कि बुक्स की सजेस्ट दरकार नहीं, करेंगे या मैं फिर बता आप खुद दूंगा, से डोंट वरी। डॉक्यूमेंट्स देंगे? वास्तु का कोई बुक्स ना आपको बाजार में मिलेगा नहीं, सीखने वाला, क्योंकि जो जरूरी चीज है कोई लिखा नहीं है। जो जरूरी ओके, चीज ओके. है भाई, ज्योतिष में ना लाखों किताब है बाजार में, लाखों किताब ज्योतिष का। मुझे दिखाइए एक इंसान जो किताब पढ़ के ज्योतिष सीखता Yes, है, sir. दिखाइए एक। और वास्तु का भी 1000 बुक्स है, Hmm. मैं आपको बुक्स दूंगा, Mhm. ई बुक्स, वही पढ़ के आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। अगर आपका वास्तु का बुक्स खरीदना है Okay, sir. तो आप लोग विश्वकर्मा प्रकाश खरीद लीजिएगा, माया मतान खरीद लीजिएगा,
That you will suggest during the course, sir. विश्वकर्मा प्रकाश आप सभी खरीद सकते हो। विश्वकर्मा प्रकाश का माया Or मतान, Maya. these are all the text classical. Sir, are they? So there's a particular author of these नहीं नहीं, books or विश्वकर्मा just प्रकाश आप किसी various भी publications? उसका जो है वो मिल जाएगा आपको। वो विश्वकर्मा प्रकाश में और कुछ नहीं कोई लिख पाएगा, भगवान विश्वकर्मा जी का रिसर्च पेपर है वो, ठीक है। दिस इज अ क्लासिक टेक्स्ट। So sir, कोई particular author जिसने authentically जैसे देखो कोई लिखा हो, रामायण मतलब है ना, रामायण, रामायण 300 types it तो is. भाई तो आप विश्वकर्मा प्रकाश जो है आप ऑनलाइन नेट में सर्च करिएगा, ऑनलाइन में आपको आप मिल जाएगा विश्वकर्मा, और बहुत सारा अलग अलग ऑथर का नहीं है, विश्वकर्मा प्रकाश आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर आप हमें अपने नोट्स दोगे? PDF अगर आप नोट्स दोगे फिर तो अरे बुक्स जो की दूंगा जरूरत ही बुक्स का नहीं कोई है। दरकार नहीं है। विश्वकर्मा प्रकाश में जो लिखा है उसी को मैं हम लोग अपना फॉर्म में देंगे, डाउनलोड फॉर्म में देंगे, ठीक है। Okay. Yeah, बहुत that is better. इस That कोर्स is में better. बहुत सारा स्टडी मटेरियल मैं देने वाला हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। आप लोग जो मेरे पास एस्ट्रोलॉजी कोर्स किए हो, यू नो कि भाई मैं ज्यादा बकबक करता हूँ, लेकिन हाँ वहाँ पे जो है वो क्रीम मटेरियल्स है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल मैं देने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। So sir, will the class be only live or they will सब be लाइव है, recorded also? मैं 2-4 चीज रिकॉर्डिंग दूंगा वो बाद में एस्ट्रोलॉजी पार्ट में जाके, बट सब लाइव होगा, सब लाइव समझा कराऊंगा। मुझे रिकॉर्डिंग पसंद ही नहीं है, ठीक है जी। आई बिलीव Good, sir. रिकॉर्डिंग में कोई सीख नहीं सकता। चलिए, हाँ, थोड़ा लेजीनेस रहता है बिल्कुल। जब और किसी का कोई प्रश्न है बताइए प्लीज। इज देयर एनी क्वेश्चन ऑफ एनीबॉडी? आज जो मैंने बताया मन में कुछ है? सर आप रिकॉर्डिंग तो दे दो, बार बार सुन के याद हो जाती हैं चीजें, रिकॉर्डिंग दे देना प्लीज। ठीक है, कल मॉर्निंग में दे दूंगा। आप अगर कोई है तो ग्रुप में मुझे एक बार याद भी कर दीजिएगा कि रिकॉर्डिंग मतलब जो है जिसको तगादा कहता है, तो मैं दे दूंगा फट से, ठीक है जी। और किसी का कुछ प्रश्न नहीं है ना? ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अनिर्बान जी, आशीष जी, जॉर्ज जी, जॉर्ज जी आपका तबीयत ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या जी, जॉर्ज मलिक जी आपका तबीयत ठीक है ना? आवाज नहीं आ रहा है, तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट डे मिलेंगे ऑन सैटरडे। मैं एक Thank you so much, लिंक sir. दे दूंगा और इस क्लास का रिकॉर्डिंग मैं सबको दे दूंगा, आप लोग देखिएगा। और आज इतना ही, फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे, ठीक है। आज शुभ रात्रि सबको। Well, so thank you so Thank much you, sir. sir. Good night.